दिन सो चुका था पर रात अभी जागी थी। रात की आखिरी बस से उतरकर राजबीर ने घर का रुख कर लिया था। आम सी रात थी पर फिर भी जाने क्यों रणवीर का मन किसी अनजाने डर से घबरा रहा था। रह रहकर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि किसी के कदम सुनाई नहीं दे रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई काला सा साया उसके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। न चौकीदार के सड़क पर डंडा ठोकने की आवाज और न ही किसी जानवर की पुकार। रात जरूरत से कहीं ज्यादा सुन्न थी। सर्दी नहीं थी पर फिर भी रह रहकर राजबीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। दरअसल दोस्तों के साथ वो एक पिक्चर का रात का शो देखकर अकेला लौट रहा था। उसका घर बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। अमावस की रात थी तो चांद की रोशनी भी नहीं थी। दूर दूर तक लगे खंभों में लगे बिजली के बल्ब उसे ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे लंबे साए हाथ में हाथ डालकर सड़क के दोनों ओर खड़े हो, और वो बल्ब नहीं, उनके चेहरे पर चमकती एक आंख हो। इस तरह की कई बदसूरत आंखें उसे घूर रही थी और उसका पीछा करता साया भी अपना रास्ता बदलने की नहीं सोच रहा था। उसने हिम्मत कर घड़ी देखी तो आधी रात के 12:50 हुए थे। उसने अपने कदम और तेज कर लिए। थोड़ी आगे जाकर वो अपने घर की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ने को ही था कि उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे एक खंबे के नीचे किताबें बेच रहा है, और उसने अभी अभी दुकान लगाने की शुरू की थी, क्योंकि वो अपने साथ लाए झोलों में से अभी किताबें निकालकर सजा रहा था। राजबीर को किताबों का बहुत शौक था। किताबें देखते ही वो बिल्कुल भूल गया था कि वक्त क्या हुआ है। वो सीधा उस बूढ़े के पास गया और बोला, ये आप इस समय दुकान क्यों लगा रहे हैं? पहले तो बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, पर एक बार फिर राजबीर ने जोर देकर पूछा तो बूढ़ा बोला, मेरे ग्राहक इसी वक्त ही आते हैं। इतना बोलकर वो वापस अपना काम करने लग गया। राजबीर ने ध्यान दिया तो वो सारी की सारी किताबें भूतों, प्रेतों और चुड़ैलों और डायनों से वास्ता रखती थी। यहां वहां टटोल कर उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था सुसाइड नोट। आप यहां रोज बैठते हैं बाबा? राजबीर ने पूछा तो उस बूढ़े ने जवाब दिया, जिंदगी के ठिकाने हैं तो मौत के भी ठिकाने हैं। जहां मुझे मौत इशारा करती है वही दुकान लगा देता हूं। मतलब कुछ समझ नहीं आया अंकल? राजबीर ने पूछा, लेकिन इस बात का बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये किताब कितने की है? जिंदगी देते हो तो मुफ्त में भी मिल सकती है, बूढ़े ने अजीब सा जवाब दिया। राजबीर ने उसकी बात की ओर ध्यान न देते हुए किताब खोली तो उसमें कीमत लिखी थी 2 पैसे। जाने कौन से जमाने की किताब बेच रहा था ये बूढ़ा। राजबीर ने जेब से 20 पैसे निकाले और बोला, इतने ठीक है? 2 पैसे तो अब मिलने मुश्किल है। बूढ़ा बोला, ले जा बाबू, अब तो तुम हमारे कस्टमर बन गए हो, हमेशा के लिए। हंसते हुए राजबीर की नजर एक बार फिर किताबों की ओर गई और वो हैरान रह गया। हर किताब पर अलग अलग अजीब सा भद्दा डरावना चेहरा बना था, पर हर किताब का टाइटल एक ही था, सुसाइड नोट। शक पकाया सा राजबीर घर की ओर चल पड़ा। जाने क्यों कुछ अजीब लगते हुए भी उसने वो किताब वापस रखने की नहीं सोची। कुछ 15-20 मिनट चलने के बाद वो अपने घर पहुंच गया था। राजबीर इस शहर में पढ़ाई करने आया था, पर अच्छे परिवार से होने के कारण उसके माता पिता ने उसे एक कोठी का एक अच्छा बड़ा फ्लोर किराए पर लेकर दिया हुआ था। राजबीर ने घर पहुंचते ही चैन की सांस ली, फैन ऑन किया,
कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर सीधा अभी लाई हुई किताब ले अपने बिस्तर पर कूद पड़ा। घर पहुंचकर उसे बहुत सुकून सा मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खिड़की पर लगे पर्दे पंखे की हवा से हल्का हल्का लहरा रहे थे। घर आकर कुछ देर लेटने के बाद उसे हल्की हल्की ठंड सी महसूस हो रही थी। उसने पैरों के पास रखी चादर ओढ़ी, कढ़ाई वाले तकिए पर अपना सर रखा और चादर ओढ़कर किताब को ध्यान से देखने लगा। अजीब सा कवर था उस किताब का। एक पल को तो उसे ऐसा लगा कि कवर पर बना चेहरा बिल्कुल असली है। उसे ऐसा लगा जैसे उस चेहरे की आंखों की पुतलियां हिल रही है और लगातार उसे घूर रही है। उसने किताब के कवर को थोड़ा बहुत घुमाया तो उसे लगा कि कवर में बना चेहरा भी कवर के साथ साथ घूम रहा है। पर कैसे भी उस किताब को घुमाए, उस किताब के कवर पर बने उस आदमी की आंखें जैसे उसी के ऊपर गड़ी है। उसके लिए उस किताब के कवर से नजरें हटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे लगा जैसे वो चेहरा उससे कुछ कहना चाहता है। चेहरे के ठीक ऊपर गहरे लाल रंग के अक्षर में किताब पर बड़ा बड़ा लिखा था, सुसाइड नोट। कुछ देर कवर देखने के बाद राजबीर ने किताब खोलकर पढ़नी चाहिए, पर जैसे ही थोड़ा जोर लगाकर उसने कवर खोला तो वो हैरान रह गया। कुछ देर पहले जिसे उसने किताब समझकर खरीदा था वो अब किताब नहीं बल्कि एक छोटा सा बक्सा बन चुका था। बाहर से देखने में वो किताब ही थी, पर जब उसे खोला गया तो वो अंदर से एक बक्से की तरह खुल गया। एक छोटा सा बक्सा जो अंदर से पूरा लाल था, पर यह बक्सा खाली नहीं था। उसमें तह लगा एक कागज रखा था। राजबीर हैरान था। उसने वो कागज निकाला और पढ़ने के लिए खोला ही था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राजबीर ने अपना बेड लिविंग रूम में ही रख रखा था। ज्यादा कमरे साफ करने की रोज जरूरत ना पड़े इसलिए उसने अपना सारा इंतजाम बाहर के कमरे में ही किया हुआ था। जब उसके कमरे के दरवाजे पर इतनी रात गए दस्तक हुई तो राजबीर का दिल धक से रह गया। इस समय आखिर कौन हो सकता है? उसने महसूस किया कि पूरा कमरा किसी भीनी सी खुशबू से भरा है, पर साथ ही उसे किसी अनजाने से डर ने भी घेर लिया था। एक पल तो उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ चमक रही थी। वो इतना डरा था कि बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं है, जो होगा वो फिर आ जाएगा। लेकिन बाहर कोई लगातार दरवाजा बजा रहा था। लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही कोई दरवाजा खटखटा रहा। फिर अचानक कोई भी आवाज आनी बंद हो गई। सर्दी नहीं थी, पर राजबीर ने सर से पांव तक खुद को चादर से ढक रखा था। डर के मारे वो पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजे की ओर मुड़कर देखने की। तभी धड़ाम से दरवाजा अपने आप खुल गया और किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज तेज आवाज उसे आने लगी। दरवाजा खुलने के साथ ही वो कमरा गाड़ी की हेडलाइटों की रोशनी से नहा गया था। जब काफी देर तक हॉर्न बजना बंद नहीं हुआ तो मजबूरन राजबीर ने चादर से अपना चेहरा निकाल कर देखा तो वो हैरान रह गया। उसके घर के बाहर एक बहुत ही महंगी कार खड़ी थी जिसका पीछे का दरवाजा खुला था और पीछे एक खूबसूरत, यूं कहे कि बहुत खूबसूरत जवान लड़की जामुनी रंग की साड़ी पहने बैठी थी और उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। इतनी सुंदर लड़की तो शायद उसने सपने में भी नहीं देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
हॉर्न बजना बंद हो चुका था, पर वो लड़की लगातार उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। जाने क्या जादू था उस लड़की में। राजबीर अपने बिस्तर से उठा और उसकी ओर खींचता चला गया। पूरा वातावरण एक अजीब सी खुशबू से इतना भर गया था कि राजीव पर हल्की हल्की बेहोशी छा रही थी, जैसे कि उसने कोई नशा ले लिया हो। वो सीधा उठकर गाड़ी के पिछले वाली सीट पर उस लड़की के साथ जाकर बैठ गया। उसके गाड़ी में बैठते ही उसके घर और उस गाड़ी दोनों का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गाड़ी धीरे से स्टार्ट हुई और जाने कहाँ के लिए निकल पड़ी। पर राजबीर में ये सब सोचने की ताकत नहीं थी। वो लगातार उस लड़की को घूरे जा रहा था। उस लड़की की जामुनी पोशाक रह रहकर ऐसी चमक रही थी जैसे उसमें सितारे जड़े हो। वो लड़की धीरे से राजबीर के पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया। धीरे धीरे उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगी। राजबीर पूरी तरह उसमें खो चुका था। वो खुद को इतना भूल गया था कि उसने अपना सर उसकी गोदी में रखा और उसके चेहरे को निहारने लगा। उस लड़की ने धीरे से राजबीर के माथे पर चूमा और अपनी चमकीली नीली आंखों से उसे देखने लगी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे बरसों बाद उसे देख रही हो। वो गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे किसी कश्ती की तरह वो पानी में तैर रही हो। राजबीर को जैसे उस लड़की से प्यार हो गया था। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि गाड़ी रुक चुकी है। उसने चेहरा उठाकर ड्राइवर की ओर देखने की कोशिश की तो वो बहुत घबरा गया। ड्राइवर उसको बहुत बुरी तरह घूर रहा था। अंधेरे में भी उस ड्राइवर के चेहरे का गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उस ड्राइवर के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। ड्राइवर ने बिना कोई पल गवाए सीधा राजबीर पर वार कर दिया। पर डरा हुआ होने के बावजूद राजबीर एक झटके से एक और हट गया और वो चाकू सीधा उस लड़की के पेट में जा लगा। वो लड़की दर्द से बुरी तरह करा रही थी। राजबीर के मन में गुस्से, डर, घृणा और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। वो सकते में था। तभी उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। ड्राइवर वहां से गायब हो चुका था। तभी गाड़ी के आगे के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। तभी उसने देखा तो बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था और अपने डंडे से गाड़ी का शीशा खटखटा रहा था। राजबीर के होश उड़ गए थे। उसके साथ बैठी लड़की मर चुकी थी। उस लड़की की लाश की आंखें खुली थी और राजबीर को बुरी तरह घूर रही थी। इधर ये पुलिस वाला लगातार गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रहा था। 1-2 मिनट खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस वाले ने बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर वो भी हिल गया था। उसने अपने होस्टर से बंदूक निकाली और राजबीर पर तान दी। चुपचाप हाथ ऊपर कर गाड़ी से बाहर निकल आओ। राजबीर के पास कोई और चारा नहीं था। उसने बिना कुछ कहे ही बाहर आना ठीक समझा। आखिर सारे सबूत उसके खिलाफ जो थे। वो बाहर निकला तो हैरान रह गया। गाड़ी और कहीं नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के बरामदे में खड़ी थी। उसे याद आया कि उस गाड़ी के ड्राइवर का चेहरा जिसने उस खूबसूरत लड़की का कत्ल किया था वो हूबहू उस किताब बेचने वाले से मिलता था जिसने उसे सुसाइड नोट नाम की किताब आज रात बेची थी। पुलिस वाले की आवाज देते ही अंदर से और पुलिस वाले निकल आए और राजबीर को बुरी तरह जकड़ लिया। उसे अंदर सलाखों के पीछे फेंक दिया गया और एक पुलिस वाला उसके पास बैठकर उसे पूछ पूछ कर सारा ब्यौरा लिखने लगा। राजबीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे कैसे समझाए कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है।
वो बार बार उस पुलिस वाले से कह रहा था कि उसने कोई खून नहीं किया है, पर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की की लाश गाड़ी से निकालकर थाने में लाई गई और गाड़ी की जांच शुरू करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलावा दिया गया था। तभी बाहर से एक पुलिस वाला चिल्लाते हुए आया। उसने कहा, बाहर कोई गाड़ी नहीं है भाइयों, गाड़ी बाहर से गायब हो गई है। सारे पुलिस वाले बाहर भागे। तभी राजवीर ने देखा कि वही लड़की जो कुछ देर पहले मर चुकी थी स्ट्रेचर से उठी और थाने के बाहर की ओर चल दी। हालांकि उसके पेट में लगा हुआ चाकू साफ साफ दिख रहा था, पर वो बिना किसी दर्द के चलते हुए थाने के बाहर जा रही थी। थाने के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर राजवीर की ओर देखा और फिर गायब हो गई। राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। बाहर पुलिस वाले अभी गायब हो चुकी गाड़ी के रहस्यों को समझने में लगे थे। उसी वक्त ये सब नज़ारा देख राजवीर ने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले भागे भागे अंदर आए तो अंदर से उस लड़की की लाश गायब थी। राजवीर ने पहली बार इतने सारे वर्दी वालों को एक साथ कांपते हुए देखा था। अब पुलिस वाले समझ गए थे कि ये कोई भयानक ऊपरी मामला है और अब उन्हें कुछ हद तक राजवीर की बात पर विश्वास हो चुका था। सबूत और गवाह न होने के कारण राजवीर को हवालत में नहीं रख सकते थे। उसी पल उसे सलाखों की कैद से निकाल पुलिस की जीप में ही उसके घर वापस छोड़ दिया गया। थका हारा, रात के वाकये से बुरी तरह परेशान राजवीर घर में घुसा तो रात के 2:30 बज चुके थे। उसने देखा कि किताब की शक्ल में वही मनहूस बक्सा अभी भी उसके बिस्तर पर पड़ा था और उस पर बना वो भयानक चेहरा अभी भी उसे घूर रहा था। उसने गुस्से में वो बक्सा उठाया और घर के बाहर फेंक दिया। उसके बाद वो सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटा और नींद ने बेहोशी की शक्ल में उसे बुरी तरह जकड़ लिया। रात का सन्नाटा और गहरा हो चला था। बर्फ सी ठंडी किसी चीज के छूने से राजवीर की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, पर बर्फ सी क्या, ये तो बर्फ ही थी। उसने महसूस किया तो मालूम हुआ कि वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि एक मोटी सी बर्फ की सील पर लेटा था। उसके कपड़े बदल चुके थे और उसके आसपास उसके सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो बुरी तरह से रो रहे थे। उसके माता पिता उसके पास बैठे आंसू भरी आंखों से लगातार उसकी ओर देख रहे थे। उसकी मां रह रहकर उसके माथे पर हाथ फेर रही थी और बुरी तरह रोए जा रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो वापस आकर अपने बिस्तर पर ही सोया था। फिर ये सब क्या था? राजवीर ने महसूस किया कि वो जिंदा था, पर चाह कर भी हिलडुल नहीं पा रहा था। उसका शरीर किसी मुर्दे की तरह बेजान पड़ा था। वो सब कुछ महसूस कर रहा था, पर नहीं उसका दिल धड़क रहा था और ना उसकी नब्ज चल रही थी। अपने रिश्तेदारों के साथ ही उसे पहले मर चुके अपने पुरखे और कई और भयानक आत्माएं उसके आसपास चक्कर लगाती दिख रही थी। कुछ हंस रही थी तो कुछ रो रही थी और कुछ ऐसे ही शून्य में ताकती जा रही थी। उसने मुंह से बोलने की पुरजोर कोशिश की। वो चीख चीख कर सबको ये बताना चाह रहा था कि वो जिंदा है, मरा नहीं, पर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा अब उसके काबू में नहीं था। कुछ देर बाद वही हुआ जो किसी के मरने के बाद होता है। उसके मुर्दा पड़ चुके शरीर को नहलाया गया, उसकी अर्थी सजाई गई, फूल और कफन चढ़ाया गया और उसकी अंतिम यात्रा श्मशान के लिए निकल पड़ी।
वो अपने आसपास सब कुछ महसूस कर रहा था, सुन रहा था, पर जिंदा होते हुए भी इस तरह मुर्दों की तरह पड़े रहने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। कुछ देर बाद स्मशान पहुंचकर उसे चिता पर लेटा दिया गया था। वो बड़ा हैरान था कि कभी भी अंधेरा पड़ने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, पर ये इस नामुराद रात में उसके साथ क्या हो रहा था। न तो अभी उजाला था और न ही वो कोई मुर्दा था, पर वो ये उन सबको बताता भी तो कैसे बताता। चिता सजाई गई और उसकी जिंदा लाश को उस पर लेटा दिया गया और साथ ही अंतिम संस्कार के मंत्र बोलने भी शुरू कर दिए गए थे। उसके साथ ही चिता में आग लगा दी गई और उसका बेजान शरीर जलती आग की सलाखों में कैद हो गया। उन लपटों के बीच से उसने देखा कि मंत्र पढ़ने वाला पंडित कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिससे उसने वो शैतानी किताब खरीदी थी। उस बूढ़े की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके हाथ में वही किताब थी जिसे राजबीर ने अपने घर से बाहर फेंक दिया था। किसी मोमबत्ती की तरह राजबीर का शरीर चिता की गर्मी से मोम की तरह पिघल पिघल कर श्मशान की जमीन पर गिर रहा था। इतने दर्द का एहसास उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था और इतनी बेबसी उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। तभी किसी ने उस बूढ़े के हाथ से वो किताब ले ली और सीधे आग की लपटों के हवाले कर दी। राजबीर ने ध्यान से देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत जामुनी ड्रेस पहने वही लड़की थी जिसने गाड़ी में उसे बड़े प्यार से गले लगाया था। उस लड़की के पेट में अभी भी वो चाकू वैसे ही घुसा हुआ था जैसे कि उसे अभी किसी ने उस पेट में उतारा हो। वो लड़की भी दर्द से करा रही थी, पर फिर भी हिम्मत करते हुए उस लड़की ने बूढ़े के हाथ से वो किताब छीनकर सीधी राजबीर की जलती चिता में फेंक दी थी। यहां उस किताब ने आग की लपटों को छुआ और उसके एक पल के बाद राजबीर ने खुद को वापस अपने बिस्तर पर लेटा पाया। लगभग सुबह होने को ही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, इतना बीमार कि उसमें सीधा खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर जा गिरा और सो गया। जब तक वो उठा दोपहर के 12 बज चुके थे। वो 1 घंटा बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। रात को उसके साथ गुजरी बदकिस्मती के निशान अभी भी उसके जहन पर चोट कर रहे थे। उसे बहुत भूख लगी थी। किसी तरह वो बिस्तर से उठा। कुछ देर बाद नहा धोकर वो रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगा, पर रसोई में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे जामुनी ड्रेस में वही रात वाली लड़की किचन में उसके पीछे खड़ी उसे लगातार देख रही थी। राजबीर को प्यार भरी आंखों से देखती हुई वो लड़की धीरे से उसके पास आई और बोली, वो बूढ़ा आदमी आम किताब बेचने वाला नहीं है बल्कि एक भटकता प्रेत है जो जिंदा शरीरों से आत्माएं निकाल कर उन्हें तरह तरह से परेशान करता है। ना तो वो खुद खुश है और ना ही उसके सामने आने वाला कोई और खुश रह पाता है। मुझे वो बरसों पहले ही मार चुका है और मेरा इस्तेमाल तुम्हारे जैसे आम लोगों को फंसाने में करता है। मैं मरने के बाद भी उससे इतना डरती हूं कि उसकी बात को टाल नहीं पाती। उस बूढ़े प्रेत का हुक्म है, इसीलिए मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और उसके साथ ही वो प्यारी सी लड़की राजबीर का हाथ पकड़ उसे उसके बिस्तर के पास ले गई। बिस्तर पर जो राजबीर ने देखा वो देखते ही वो वहीं पर जम गया।
बिस्तर पर राजबीर की लाश पड़ी थी। उसकी लाश के पास में ही वही मनहूस किताब रखी थी जो अब कोई डिब्बा नहीं बल्कि किताब बन चुकी थी। वो लड़की जो खुद एक भटकती आत्मा थी वो आगे बढ़ी और वो किताब खोलकर राजबीर को दिखाने लगी। उसमें रात भर जो भी राजबीर के साथ गुजरा था बिल्कुल वही सब कुछ लिखा था और आखिरी पेज पर लिखा था, मैं राजबीर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी से और भयानक सपनों से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। दस्तखत राजबीर। राजबीर उस रात गए अपने सपने में ही मर चुका था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।